बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले मुज़ाकरात की बात हमें करनी होगी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हुए हैं। पाकिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान में मईशत बेहतर होगी। अगर अमन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब ने एक फार्मूला दिया था और वो बार बार कह रहे थे कि आप अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। वो कुछ जरूरी नहीं है कि वहां तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, वहां जो भी हुकूमत होगी आपको उसके साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इससे पहले वहां पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने अपने दौर में उनको एंगेज किया। इससे पहले जो है वो वहां पे करजई साहब की हुकूमत थी, तो उस दौर में भी पाकिस्तान की उनके साथ बातचीत हुई। अब वहां पे हुकूमत है तालिबान की, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, चाहे आपको वो पसंद है या नहीं है। देखिए ना, इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे कठपुतली हुकूमतों के साथ, लेकिन आज इंडिया तालिबान के साथ मुलाकातें भी कर रहा है, दौरे भी कर रहा है, उनके साथ अपने ताल्लुकात भी आगे बढ़ा रहा है और वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो पाकिस्तान को इससे फायदा उठाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने वक्त रहते यह बताया कि आप कभी भी अमन हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अफगानिस्तान से बात ना करें। लेकिन जब तक लाशें गिर नहीं गई, जब तक लोग मारे नहीं गए, जब तक दहशतगर्दी ने सर नहीं उठा लिया, तब तक इन्हें होश नहीं आई। जब बहुत सारी लाशें गिर गई दोनों तरफ, तो उसके बाद इनको होश आई कि अब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और फिर मुज़ाकरात के लिए रास्ते बंद हो चुके थे। फिर इन्होंने जाके पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने, क्योंकि अब सालिस की जरूरत पड़ेगी ना, जब आप एक लड़ाई में चले जाते हैं तो फिर आपकी एतमाद साधी नहीं रहती। वो एतमाद नहीं है पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे और अफगानिस्तान को पाकिस्तान पे जो पहले हुआ करता था। यही मुज़ाकरात जो अब कतर में हो रहे हैं, यही मुज़ाकरात जो अब होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में इस्तांबुल में, तुर्की में, ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते थे, ये मुज़ाकरात पेशावर में हो सकते थे, वहां बातचीत हो सकती थी, बड़ी इज्जत के साथ दोनों फ्रीकैन मिलकर बातचीत तय कर सकते थे और शायद उनमें एतमाद ज्यादा होता। लेकिन अब जो है वो दूसरे फ्रीक बीच में पड़े हुए हैं, चाइना कोई और, ये अरब ममालिक है, इनकी गारंटियां हैं, सऊदी अरब की गारंटी है, तुर्की बीच में पड़ा हुआ है, कतर बीच में पड़ा हुआ है। अब कोई लोग ईरान की भी बात कर रहे हैं कि उनकी भी बीच में वो भी पड़ेंगे इसमें। तो अब आप अंदाजा करें कि ये हालात पैदा हो गए पाकिस्तान के लिए कि एक हमसाया मुल्क जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है, जिस मुल्क की दो बड़ी जंगों में पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल रहा, वो तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने खुद तख्लीक किया था, वो तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने खुद ट्रेंड किया था, आज जब उनकी हुकूमत आई तो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की बात मानते और पाकिस्तान के मुताबिक चलते, पाकिस्तान दुनिया भर के जाके दरवाजे खटखटा के उनके साथ बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेट। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तरफा स्टेटमेंट दे दिया। वैसे ख्वाजा साहब को पता नहीं झूठ बोलने की आदत है, इस उम्र में बंदे को झूठ बोलना नहीं चाहिए। ख्वाजा साहब का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, वो बिल्कुल किसी और तरह है, और जो स्टेटमेंट हमारे पास आया कतर से वो बिल्कुल किसी और तरह है। जो कतर से आने वाला स्टेटमेंट है वो कुछ और बता रहा है, और जो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया वो कुछ और बता रहा है। ख्वाजा आसिफ एक तरफा कह रहे कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान में अब दरअंदाजी नहीं करेगा, दहशतगर्दों की सहूलतकारी नहीं करेगा, और ये वो सारी चीजें वो कह रहे हैं अपने ट्वीट में मिलती जुलती, जैसे इनको आदत है। लेकिन जो कतर का स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि ये दो तरफा हुआ है मामला। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान को भी प्रॉब्लम है दाइश से, और अफगानिस्तान बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर दाइश के ठिकाने, जहां से लोग आकर अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करते हैं और वहां जाके कार्रवाइयां करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को शिकवा टीटीपी से कि तरीके तालिबान पाकिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान में है, वो वहां से आके यहां पे कार्रवाई करती है। तो दोनों के शिकवे थे, दोनों के गिले थे, दोनों जगहों पे दहशतगर्दियां हुई हैं, दोनों ने लिस्टें फराहम की हैं, और दोनों ने इस बात का आजम किया है कि एक दूसरे की सरजमीन के ऊपर मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जंगबंदी कायम रहेगी, लेकिन मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो इसी लड़ाई को लेकर जब इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात करें, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो आला-ए-कार इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये सारे फतवे दे रहे थे। कोई आयतें सुना रहा था, कोई गज़वात के हवाले दे रहा था, कोई जो है वो कह रहा था इमरान खान तालिबान खान है, कोई पाकिस्तान का दुश्मन और गद्दार डिक्लेयर कर रहा था, कोई ये कह रहा था अफगानिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और हमारा दुश्मन मुल्क है, और कोई ये कह रहा था कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। ये बात बार बार की जा रही थी कि ये सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के, हम इनके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, ये कहा जा रहा था। और अब उन्हीं से जाकर जिनको दहशतगर्द कहा गया, जिनको दुश्मन कहा गया, उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ी। देखिए, जब इमरान खान साहब को यह बात पता चली ना, अलीमा खानम वगैरह गए और उन्होंने अदालत के अंदर इमरान खान को यह बताया। मुलाकातें तो इमरान खान की होती नहीं है, अदालत में केस चलता है, उसी बहाने मुलाकात होती है। तो वहां जब इमरान खान साहब को यह बताया कि इतने फौजी अफसरान और जवान शहीद हो गए, तो इमरान खान साहब उठकर खड़े हो गए थे, और उन्होंने एक मरतबा नहीं लगभग 10 मरतबा इमरान खान साहब ने यह बात दोहराई कि अफगानिस्तान से राब्ता करो, अफगानिस्तान से बात करो,
अफगानिस्तान से राब्ता करो। वो आदमी इस इलाके के डायनामिक्स को जानता है, उसे पता है कि यहां क्या चल रहा है, उसको आइडिया है कि इस लड़ाई को रोकना है। तो उसको रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप कबाइलियों को इन्वॉल्व करें, आप अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करें, मकामी हुकूमत को अपने एतमाद में लें और फिर मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करें। अगर आप एक तरफा लड़ाई लड़ते रहेंगे तो फिर आप 20 साल और लड़ लें। इससे पहले भी आप 20 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 20-25 साल हो गए आपको, आप 25 साल और लड़ लें। आपने 14,000 छोटे ऑपरेशन किए, आपने दर्जनों जो है बड़े ऑपरेशन आपने किए, बहुत बड़ी तादाद में। अभी तक अमन नहीं आ सका। अमन लाने का एक ही तरीका है, जब पूरा खित्ता अमन के लिए तुल जाएगा, और वो अफगानिस्तान की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान को जो लोग ताने देते थे अब वही काम कर रहे हैं और वो पहुंचे हैं। और देखिए ये क्यों इन्हें करना पड़ा। पहले तो ये लड़ाई को बढ़ाना चाह रहे थे, लड़ाई को बढ़ावा दे रहे थे। लड़ाई को बढ़ावा देने का मकसद ये था कि डोनाल्ड ट्रंप मुतवज्जे हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को हम बताएंगे देखो आपको चाहिए था बगराम एयरबेस, तो देखिए हमने आपके लिए कितनी कुर्बानी दी है, कितना जोर लगाया, हम आपके लिए बात कर रहे हैं, हम अफगानियों को मार रहे हैं, हम हमले कर रहे हैं, हमने तो काम शुरू भी कर दिया। ट्रंप साहब आप ये देखें, तो ट्रंप ने तवज्जो नहीं दी इनकी तरफ। ट्रंप अपने पंगों में फंसा हुआ है, वहां पे अमेरिका में जो चल रहा है वो मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में। लेकिन ट्रंप ने जब ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसने ये कह दिया कि अमेरिका में बड़े काम है जिनमें मैं फंसा हुआ हूं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बाद में देखूंगा, तो पाकिस्तान को एहसास हुआ कि जनाब ये तो फायदा ही कोई नहीं हो रहा, यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा उसके भी पैसे 12 ने। तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने कहा जी बात करो अब उनके साथ, इमरान खान ठीक कहता है। फिर इन्हें मुल्की मफाद याद आया, जब जाती मफाद नहीं निकला तो इन्हें मुल्की मफाद याद आया, जाके फिर उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बातचीत की, जो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीज फायर कायम रहना चाहिए। देखें DGISPR जो है ना वो 2 मकासद के तहत पेशावर गए थे। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी है और जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई उससे 2 चीजें निकलती हैं। DGISPR के जो पेशावर का दौरा था अहमद शरीफ साहब का, उसके 2 मकासद थे। एक मकसद तो यह था कि जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, इसकी मुखालफत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके लिए राह हमवार की जाए। उन्होंने कहा जी अगर बातचीत करनी होती तो गजवा बदर क्यों होता, यानी एक तो उन्होंने गजवा की मिसाल दे दी इस मामले में, वहां कुफार के साथ जंग हो रही थी, ये लड़ाई और नौयत की है, ये आपकी अपने मुल्क के अंदर एक इंसर्जेंसी है जिसको आपने कंट्रोल करना है, टेक्निकल चीजें, तो उठा के उसको वो कुफार की और उस तरह की लड़ाइयों के साथ जोड़ दिया। गजवा की मिसालें दी, आयात के हवाले हम पहले सुनते रहे बहुत सारे। तो एक तो यह था कि ऑपरेशन का माहौल जो है उसे फुल गर्म रखना है और जितनी भी मुखालिफ आवाजें हैं उनको जवाब देना, एक तो DGISPR का यह था। और दूसरा यह था कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाए। तो दोनों महाजों पे DGISPR का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया। पहला मौक़िफ़ सुहेल अफरीदी को वाज़ेह उन्होंने पैगाम दिया था कि हम ऐसी सूबाई हुकूमत को नहीं मानते। भाई आप होते कौन है कि आप नहीं मानते, आपकी ये औकात ही नहीं है, आपकी ये जुर्रत होनी ही नहीं चाहिए कि अवामी मुंतखब हुकूमत को आप कहें कि हम नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम है और आपको तनख्वाह देती है ये कौम, और आपने वही करना है जो आपको अवामी मुंतखब नुमाइंदे कहें।